हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एक ऑलरेडी हमने एक सर्विसमैन के संबंध में एक वीडियो बनाया था कि उनके कट ऑफ वगैरह, उनके जो भी लास्ट कुछ ईयर्स के कट ऑफ कितने रहे हैं और पेपर 1, पेपर 2 और एग्रीगेट जो कट ऑफ कितना गया है। पार्टिकुलरली हमने 2018 का डिटेल्स ये बताया था। आज कुछ देखो, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है एज के संबंध में कि एज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देयर इज मिसकंसेप्शन, कोई मिसकंसेप्शन है कि एज समझ लेते हैं। देखो, एज जो एक सर्विसमैन में है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए टोटली डिफरेंट है और अदर जॉब के लिए डिफरेंट है। यानी कि इन द सेंस कि जो ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट जो ओपन एग्जाम होता, तो असिस्टेंट कमांडेंट जो है ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट एग्जाम है। तो इसमें जो है मैक्सिमम 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, वो 5 इयर्स। और वो जो आप लोग अभी तक कर रहे हैं, तो वो जो होता है कि अदर देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि जो अदर देन डायरेक्ट ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट, ये हम आगे देखेंगे। वो अदरवाइज फॉर असिस्टेंट कमांडेंट जो है आपका, इन सिंपल टर्म समझो कि 5 साल का आपका रिजर्वेशन है। यानी कि जनरल कैंडिडेट यदि आप हो तो जनरल में आपको 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 30 इयर्स। ओबीसी में हो तो 33 इयर्स, SC ST हो तो 35 इयर्स। इसी वजह से देखो 2000 जो आपका 18 का जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आया है, तो मात्र सीट कितने थे? 46 सीट रिजर्व थे आपके लिए। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 46 सीट रिजर्व थे, लेकिन कैंडिडेट कितने मिले? कैंडिडेट मात्र 9 थे। क्यों? कारण क्या है ना, कि जो ये जनरल कैटेगरी का एज है वो 30 इयर्स। इस 30 इयर्स में एज में ब्रैकेट में इनफैक्ट 9, उसमें से 46 में से मात्र 9 कैंडिडेट, उसमें से भी 8 जो थे ओबीसी के थे और 1 जो ये एससी का। यानी कि कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिक्ट एज क्राइटेरिया। अब आप वो जो मिलिट्री सर्विस और उसको हटाते हो माइनस करके, तो ये हम अदर में देखेंगे। तो पैसेंस रखें और पूरा धीरे धीरे देखें। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यही है 5 इयर्स। तो यानी जनरल 30 इयर्स, ओबीसी 33 इयर्स, SC ST 35 इयर्स। देखो, टर्म एक्स सर्विसमैन विल अप्लाई टू द पर्सन्स हु आर डिफाइंड एज एक्स सर्विसमैन इन द एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट रूल 1979 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टाइम। देखो, ये आपका जो है वो टाइम टू टाइम आपका ये जो किया गया है ये उसके आधार पे है। ठीक है, अब है 10% रिजर्वेशन इज फॉर एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन आपका असिस्टेंट कमांडेंट में है। ये असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज अन्य में जो है वो आपका अधिक हो सकता है, लेकिन आपका एक्स असिस्टेंट कमांडेंट, ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 10 इयर्स है। अब है, यदि इसमें देखो अन्य जॉब में क्या होता है कि वैकेंसी यदि खाली रह गया तो वो नेक्स्ट ईयर ऐड होगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट में है कि उस ईयर में यदि कैंडिडेट न मिले तो वो नन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ऐड किया जाएगा। जैसा कि हुआ कि 46 कैंडिडेट होने चाहिए थे, लेकिन 46 नहीं हुए, तो क्या किया गया कि आपका इतने ही कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट को लिया गया एक सर्विसमैन, क्योंकि उतने कैंडिडेट हो रहे थे और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्वालिफाई कर रहे थे, और बाकी जो नन एक्स सर्विसमैन में थे उनको ऐड किया गया। तो देखो, ये एक सर्विसमैन, चलो ये स्लाइड हम इसका ही नेक्स्ट में देख लेंगे। ये जो है वो नेक्स्ट में भी है। मेन देखो ये चीजें है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है आपका कि फॉर अपॉइंटमेंट टू वैकेंसीज इन एनी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ex serviceman shall be allowed to deduct the period of actual military service from his actual age, and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post for which he is seeking appointment by more than 3 years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit। यानी कि देखो, ये ग्रुप सी और डी के लिए पहले कर रहा है। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे आपका जो वर्तमान एज है, मान के चलो वर्तमान एज 35 इयर्स है। ठीक है, तो आपका वर्तमान एज 35 इयर्स है। आपने 15 साल ये सर्विस कर लिया, तो एक्चुअल आपका एज कितना हो रहा है? 35 में से 15 कर दो तो 20 हो रहा है, ये एक्चुअल।
तो यानी कि आप एलिजिबल होगे यदि 20 और 25 के ब्रैकेट में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी का 43 ईयर, सपोज 42 ईयर्स हुआ, तो 42 ईयर्स और उसने जॉब कर रखा है कितना, 15 ईयर्स मान के चलो, जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए हम एग्जांपल, तो उसका एक्चुअल एज 27 साल हो रहा है। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि वो ग्रुप सी और डी में एक्चुअल उसका एज 27 और कोई जॉब जो है 25, मान के चलो कि उसका मैक्सिमम एज जो है किसी जॉब का वो 25 साल हो रहा है, तो 25 साल सपोज है किसी जॉब को भरने का मैक्सिमम। लेकिन इसका जो अब 42 एक्चुअल एज हो रहा है, लेकिन हम 15 साल इसने सर्विस किया, तो एक्चुअल एज जो एज होना चाहिए जो ये कैलकुलेशन के अनुसार 27 साल, तो ये इसमें प्लस 3 करोगे तो कितना आता है 28, तो 28 से कम आ रहा है 27, तो ये एलिजिबल है। अब यही 45 साल हो जाता तो 30 साल यहाँ एज हो जाता, 45 में से 15 करोगे तो 30 हो जाएगा, तब ये एलिजिबिलिटी नहीं होती। फिर देखो ये अब आगे ये कि द अपर एज limit shall be relaxed by the length of military service increased by 3 years in the case of ex serviceman and commissioner officer। commissioned होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना, वो हम लोगों का जो कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ईसीओ, ईसीओ का मतलब होता है ना इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर, और एसएससीओ यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी वैकेंसी इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज पोस्ट फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अदरवाइज, यानी कि देन ऑन द रिजल्ट ऑफ एन ओपन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड बाय यूपीएससी। यानी यूपीएससी जो ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कंडक्ट करवाता उसको छोड़ करके बी और सी में भी वैलिड होगा। जो ऊपर का कंडीशन जो था हमने ग्रुप सी और डी में जो देखा था वो ग्रुप ए और बी में भी वैलिड होगा, लेकिन वो यूपीएससी के एग्जाम को जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, तो उसमें ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो कह रहा अदरवाइज देन ऑन द, तो ए और बी होगा। जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा एग्जाम है जो सपोज ये यूपीएससी न कंडक्ट करवा करके कोई अदर डिपार्टमेंट करवा रहा है, तो उसमें वो वैलिड होगा। अब कह रहा है कि तीसरा कट फॉर अपॉइंटमेंट एनी वैकेंसी इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज और पोस्ट filled by direct recruitment on the results of all India competitive examination held by UPSC, the ex-serviceman and commissioned officer, including ECO and SSCOs, who have rendered at least 5 years military service and have been released first on completion of assignment, including those whose assignment is due to be completed within 1 year, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to military service or on the invalidment shall be allowed to maximum relaxation of 5 years in upper age limit। तो ये आपका इसमें आप भर रहे हो जो असिस्टेंट कमांडेंट है इस कैटेगरी में आते हो, तो यदि आपने सर्विस कर रखा है कंडीशन ये होना चाहिए कि आपको डिस्चार्ज न किया गया हो, मींस ये डिसमिस नहीं किया गया हो जॉब में। यदि डिसमिस कर दिया जाता है तो आप उस जॉब गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के एबल नहीं होगे, ठीक है। तो या तो इनएफिशिएंट, तो आपका मैक्सिमम जो होगा वो 5 ईयर होगा अपर एज लिमिट में, यानी कि जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 30 साल अलाउ होगा, एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के हो तो 35 साल, ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको 33 साल मिलेगा। यानी कि ये जो है आप मिलिट्री सर्विस वो कर रहे थे कि आप जितना सर्विसेज, तो ये ग्रुप सी ग्रुप डी और ग्रुप ए और बी में उसमें होगा जिसमें यूपीएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, ठीक है, अदर देन यूपीएससी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही है उसके लिए वैलिड है। आई होप कि यही चीजें क्लियर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो है ये जवाब ये जो है ये पार्लियामेंट में राज्यसभा में 2018 को 6 अगस्त 2018 को ये राज्यसभा में तब के रक्षा राज्य मंत्री सुभाष राव राम भामरे जो थे उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उन्होंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन के जवाब में इस चीज को बोला था। तो आप ये मान लो कि जनरल कैटेगरी आप यदि हो
तो आपको 30 साल वैलिड है, और एससी कैटेगरी को हो तो एससी एसटी 35 साल, ओबीसी को हो तो 33 साल एक्स सर्विसमैन वाले में। देखो एक्स सर्विस में क्राइटेरिया डिफिकल्ट है कि आप उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हो तब फाइनल सिलेक्शन लेना आसान है, ठीक है। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन। वो आपको कुछ चीजें जो भी प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। जिनको भी टेस्ट देना होता है वो आप केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।